नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत में कट्टरपंथी मुस्लिम समाज की कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कौन कौन आगे बढ़ रहा है, कौन कौन इसमें हिस्सेदार बन रहा है, कौन अहम भूमिका इनमें निभा रहा है, जो कि मुस्लिम समाज में जो कट्टरपंथियां हैं उनको बढ़ावा दे रही है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं मशहूर लेखक जिनका नाम है सलमान रशीद। सलमान रशीद एक मशहूर लेखक हैं जिनकी दो किताबें बहुत ही फेमस हैं। पहली किताब है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन और दूसरी है सैटेनिक वर्सेस। ये दो किताबें बहुत ही फेमस हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन को लेकर उन्हें कई ऐसे खिताब मिल चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बुकर ऑफ द बुकर्स का खिताब उन्हें 2008 में मिला मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। वहीं उनकी दूसरी किताब जो कि उनकी जान की दुश्मन बन चुकी है, वह उनके लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। दरअसल 12 अगस्त को सलमान रशीद न्यूयॉर्क से 40 किलोमीटर दूर एक समारोह का हिस्सा बनने गए थे। वहां पर किसी ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी गर्दन पर हमला किया। ये वैसा ही हमला था जिसमें जो सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, कुछ ऐसा ही हमला था और हमलावर था 24 साल का युवक। अब सवाल ये है कि इस 24 साल के युवक के मन में कितना जहर घोला गया है, जो कि एक किताब से अगर वह खुश नहीं है तो लेखक की ही जान लेने पर उतारू हो गया है। उनकी गर्दन पर हमला करता है और जो हमलावर है उसकी उम्र महज 24 साल है। इनकी किताब सैटेनिक वर्सेस 26 सितंबर 1988 को प्रकाशित हुई, जिसके बाद 12 फरवरी 1989 को ईरान ने इनके खिलाफ सलमान रशीद के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। दरअसल ईरान ने 3 मिलियन का इनाम भी रखा, जो भी इसकी हत्या करेगा उसको 3 मिलियन दिए जाएंगे, इस तरह का इनाम भी रखा। जिसके बाद अगस्त 1979 में इन पर पहला हमला हुआ और 10 अक्टूबर 1979 को ही इनके खिलाफ एक और धमकी आई, जिसमें ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी ने जब यह फतवा जारी किया था, तब कहा जाता है, सोर्स ये बताते हैं कि तब तक तो उन्होंने ये किताब पढ़ी भी नहीं थी। दूसरों की कही सुनी बातें सुनकर ही उन्होंने एक इंसान को मरवाने का फैसला कर लिया, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 1991 में जो इस किताब के अनुवादक थे उनकी भी हत्या कर दी गई। पर इसके अलावा जो ईरान ने फतवा जारी किया था, इसमें उन दूसरे देशों, यानी कि जाहिर सी बात है इस्लामी देशों ने भी इसका समर्थन किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो साल 2007 में ब्रिटेन की क्वीन रानी एलिजाबेथ ने जो है नाइटहुड से इन्हें सम्मानित किया था। सलमान रशीद को नाइटहुड से सम्मानित किया था। वहीं 10 साल यह छिप कर रहे, हाइडिंग में रहे। 10 साल तक इन्होंने अपनी पहचान छुपाई। वे जोसेफ एंटन नाम से जो है छिपे रहे और इससे इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसमें इन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी। जिसके बाद 6 साल बाद वो लंदन में एक जो है सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ 1990 में एक आर्टिकल आया था जिसमें सलमान रशीद ने अपनी सारी बातें बताई थी। इस किताब को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था, किसी पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ 1999 में दिल्ली में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, तब जो सलमान रशीद हैं वह मुंबई आना चाहते थे। मुंबई के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, जिसके बाद उनका जमकर मुंबई में विरोध हुआ और विरोध के कारण वो नहीं आ पाए 2009 में। इसके बाद 2009 में ईरान ने फिर से एक बात कही कि जो फतवा उन्होंने 1989 में जारी किया था वो अभी भी वैलिड है। जो भी सलमान रशीद की हत्या करेगा उसको 3 मिलियन दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 2016 में 24 साल तक अमेरिका में रहने के बाद उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिली।
वहीं दूसरी तरफ लौट कर आते हैं, ये किताब कब आई? ये आई 26 सितंबर 1988 को आई। इसके 10 दिन बाद ही भारत की सरकार ने इस किताब को बैन कर दिया। ये किताब बैन कर दी गई। शाहबानो का मामला जब हो चुका था, आपको याद दिला दूं, शाहबानो का मामला हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए संसद में बहुमत का प्रयोग भी किया गया था। तो इस चीज़ की की गई 14 फरवरी को मुंबई में प्रदर्शन हुआ, जबकि किताब पर बैन भारत में 12 फरवरी को लग चुका था। फिर भी किताब भारत में आई नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं, फिर भी कहीं सुनी बातों पर भारत में भी प्रदर्शन होने लगा, जिसके बाद पुलिस पर फायरिंग भी की गई और पुलिस को कार्यवाही में उल्टी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद 12 लोगों की जान गई। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मा भी अब पुलिस पर ही थोप दिया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमेशा से ही देश में कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कट्टरपंथी खुश होते हैं। आपने किताब पढ़ी नहीं, भारत में किसी ने किताब पढ़ी नहीं, फिर भी आपने बैन लगा दिया। वो क्यों? जिससे कि कट्टरपंथी यानी कि इस्लामिक धर्म के जो लोग हैं वो खुश हो जाएं, ये कट्टरपंथी वाले लोग खुश हो जाएं और सरकार का समर्थन करें। कांग्रेस सरकार हमेशा से ही इन कट्टरपंथियों पर ही फूलती रही है और आज तक वो यही कर रही है। और भारत में जो कट्टरपंथियां बढ़ी हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का है। ये वैसा ही कुछ मामला है जिस तरह नुपुर शर्मा, पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो इस मामले को फैलने में जो है टाइम लगा, पर नुपुर शर्मा के मामले में पहले तो लोग शांति थे, फिर देश में माहौल बनाने की कोशिश की गई, देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। सिर्फ सरकार या नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं बनाया गया माहौल बनाया गया पूरे देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ। इस तरह की चीज़ की गई जिसके बाद सारे इस्लामिक जो देशों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है लीडरशिप की, उसके तहत सबसे पहले कई देशों पर दबाव बनाया गया कुछ बोलने के लिए। सबसे पहला जो जवाब दिया था वो दिया था कतर ने इस पर प्रतिक्रिया की थी, जिसके बाद सारे इस्लामी देश इकट्ठे हो गए। तो इस तरह का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम भारत में काम कर रहा है, जो कि हमेशा ही भारत के खिलाफ, भारत में इसी तरह की गतिविधियों को अंजाम देने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बात करते हैं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में। लोग बोलते हैं कि आपको तो स्वतंत्र रहने की अभी तक आज़ादी ही नहीं मिली। और ये बोल कौन रहा है? जिनकी सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार, जब जवाहरलाल नेहरू इनकी जो है सरकार में थे, तभी से इसके खिलाफ ही काम किए। उनका जो पहला संविधान में संशोधन था वो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसी को कुचलने के लिए किया गया था, और ये लोग आज इनके ही बारे में बोलते हैं। अब जनता सवाल ये करेगी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, क्या उनका ये फैसला लेना, किताब को बैन करना सही था? वो भी बिना पढ़े। किस आधार पर उन्होंने इस किताब को बैन किया था, भारत में आने ही नहीं दिया था? इसका जवाब जनता आज भी मांगती है, पर आज इसका जवाब देगा कौन? तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।